जेब खाली हो गई हम लोग की। आम आदमी है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा जारी है, क्या घटी महंगाई, कहां घटी महंगाई। आखिर प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि महंगाई का आंकड़ा अब 7% से भी नीचे आ चुका है। प्रताप जी, कहां घटी है महंगाई? दरअसल प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, अगर बात की जाए, थोड़ा अतीत में जाया जाए, साल 2010 में जब 14% के आसपास पहुंच चुकी थी महंगाई, उसके बाद अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि करीब 6.5% आंकड़ा आ चुका है। तो क्या आंकड़ों में ही महंगाई घट रही है, बाजार में इसका असर कहीं नजर नहीं आता? देखो अश्विनी, पहली बात तो यह है कि हमारे जो आंकड़े जिस तरह से जुटाए जाते हैं उसका सीधा कोई जनता से संबंध नहीं है। आमतौर पे ये देखा गया, हम सब जानते हैं और हम सब क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग हैं और बाजार में जाते हैं तो लगातार हमें पता है कि एक चीज़ के दाम बढ़ने के बाद उसके घटने का तो सवाल ही नहीं होता है। बाजार में कभी देखा नहीं है, बचपन से अभी तक किसी चीज़ के दाम को घटते हुए आज तक नहीं देखा है। सरकार ये बड़े दावे करे कि महंगाई घट गई, तो महंगाई, मुझे तो लगता है कि मर्सिडीज कारों के दाम में घट गए होंगे या बड़े बड़े बंगले और उनके दाम घट गए होंगे, तो प्रधानमंत्री को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति की दर घट गई है। लेकिन बात यही होती है कि आम आदमी, यहाँ का जो 115 करोड़ आम आदमी, क्या उसकी जेब मजबूत हुई है? क्या उसकी जेब से कम पैसा निकलना शुरू हुआ है? क्या उसकी जेब में कुछ बचत होनी शुरू हुई है? क्या उसको कम खर्च करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा हो गया। आज शिक्षा को लें, आज ऊर्जा को लें, आज खाद्यान्न को लें, आज सब्जी को लें, आज किसी भी चीज को ले लें, लगातार बढ़ी जा रही है। आज जब दो बच्चे, पहले तो ये कहते थे कि अरे इतने सारे बच्चे हो गए, कैसे पढ़ाई होगी, अब तो ये कहते हैं कि 2 बच्चों की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल होती जा रही है। जिस तरह से शिक्षा का खर्च बढ़ता जा रहा है, जिस तेजी से, ऐसे ही बात आती है कि आखिर में बच्चों के लिए कहाँ से कपड़े लाएं? इतनी महंगाई। स्कूल के लोग कहते हैं या हर 6 महीने में यूनिफॉर्म बदल देते हैं और आम माता पिता कहते हैं कि कहाँ से लाएं यूनिफॉर्म, और देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं किसी स्कूल में प्रदर्शन होते हैं, कहते हैं कि ये स्कूल वाले लूट रहे हैं। आंकड़ों का मकड़जाल है ये, बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ है। अमित, आपसे एक सवाल है कि महंगाई को कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री आंकड़े बताते हैं और बोलते हैं कि महंगाई घट चुकी है, लेकिन बाजार कहता है कि महंगाई नहीं घटी। आखिर क्या है आंकड़ों का ये मकड़जाल? जी अमित। हाँ, देखिए अश्विनी, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर कहते हैं कि महंगाई की, देश में महंगाई घट गई है। ये उनका, दरअसल प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी दरअसल बेसिकली एक बाजार के अर्थशास्त्री हैं, और ये बातें वो जो करते हैं वो बाजार से आए हुए आंकड़ों के आधार पर करते हैं। अब जब आंकड़ा आया है कि जुलाई में महंगाई दर 7% से नीचे आ गई है, ये उनका जो दावा था वो इसलिए था क्योंकि बाजार को उम्मीद थी कि ये और ज्यादा जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे जब बाजार में जब हम जाते हैं खरीदने के लिए, आपके लिए दाल, दूध, गेहूं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि दरअसल बाजार में महंगाई उतनी ही है, बल्कि और ज्यादा हुई है। तो केवल आंकड़ों में ये महंगाई घटी है, और जब हम हकीकत की बात करते हैं तो ऐसा कहीं नहीं होता है। सब्जी, पेट्रोल, चीनी, आपके प्रोटीन देने वाली जो चीजें हैं, अंडा, मीट, मछली, चिकन, इन सब के दाम अभी वही आसमान पर छू रहे हैं। अब पहले हमको इन आंकड़ों को समझना होगा। दरअसल ये आंकड़े क्या हैं जिनके आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री जी, कह रहे हैं कि महंगाई घटी है जी। उनका कहना, वो कह रहे हैं कि अगर ये 7% के नीचे आई है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फ्यूल ग्रुप की महंगाई दर घटने से आया है। ये पिछले महीने तकरीबन 10% से ज्यादा थी, जो इस बार घटकर करीबन 6% के आसपास आ गई है। तो इन आंकड़ों पर जो असर पड़ा, इसका असर पड़ा है सीधा सा महंगाई दर के आंकड़े पर। तो कंपोजिट वे में अगर हम देखें तो ये महंगाई दर का आंकड़ा घटा है। लेकिन जब हम बाहर बाजार में जाते हैं तो जो खाने पीने की चीजें जिनसे आपका और हमारा रोजमर्रा का वास्ता है, वो सारी खाने पीने की चीजें जो हैं वो अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, आपकी हमारी जेब को और बोझ डाल रही हैं। अमित, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो प्रधानमंत्री जिस आंकड़ों को बता रहे हैं वो अमीरों से जुड़े हुए आंकड़े हैं। वो मुद्रास्फीति की जो दर है, यानी कि अमीरों के लिए, जो जिनका ईंधन पे बहुत खर्च होता है, पेट्रोल का खर्च बहुत होता है, उन लोगों के लिए कुछ सहूलियतें हुई हैं। बाकी
हाँ अमित। जी प्रताप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो देश का जो सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये महंगाई दर के आंकड़े निकालते हैं वो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी खुदरा भाव का इंडेक्स है। ये बहुत पुरानी व्यवस्था है जिसमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनके आधार पर ये महंगाई दर के आंकड़े हर महीने जारी होते हैं। पहले ये आंकड़े हर हफ्ते जारी हुआ करते थे, लेकिन जब बीच में साल 2011 के एंड में आखिरी के महीनों में ये महंगाई दर जब 13-14% तक पहुंच गई थी, तब ये सरकार ने घबराकर इसको ये कर दिया कि इसको हर हफ्ते के बजाय हर महीने जारी किया जाएगा। बेसिकली इस आंकड़े में ये समस्या है जिसमें सीमेंट, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ऐसी चीजें हैं जिनका असर आप और हम पर सीधे तौर पर नहीं पड़ता है। हालांकि देखा जाए तो घर का सपना अभी भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन फ्यूल ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो फ्यूल ग्रुप हम और आप जानते हैं कि ये सीधा इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके दाम यानी अमित इसका मतलब ये हुआ कि ये आम आदमी की सरकार खास लोगों के आंकड़े बताकर आम आदमी को लुभाना चाहती है। जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये एकदम सच बात है। जो प्रधानमंत्री उस पर अगर 15 अगस्त पर देश को जब संदेश देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि महंगाई दर घट गई है, और हम जब आके देखते हैं कि दाल, दूध, ये सब्जी, पेट्रोल या चीनी, जब ये दाम इतने बड़े होते हैं तो हमको एक मजाक से ज्यादा ये लगता नहीं है। आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, उनका भी कहना है कि ये जो आंकड़े हैं इनमें गिरावट लगातार जारी रहेगी और देश को राहत जल्द मिलेगी। क्या लगता है, क्या आंकड़ों में गिरावट का दौर बना रहेगा? ये योजना आयोग के जो है इनके उपाध्यक्ष हैं मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये भी प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब हैं, उनके बिल्कुल सोच के बिल्कुल एकदम आसपास होते हैं। हालांकि उन्होंने भी आगे भी ये जो आंकड़ों से उत्साहित हैं बहुत, और उन्होंने ये भी ये कहा है कि आगे महंगाई दर में गिरावट जारी रहेगी। लेकिन साथ ही मोन्टेक सिंह ने भी अपनी चिंता जता दी है। वो कह रहे हैं कि महंगाई दर जो अभी जिस स्तर पर है ये अभी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो उनको देखते हुए उनकी चिंता और जायज भी लग रही है। वो कि इस वजह से इसका असर सीधा हमारे देश पर होगा। अमित अहलूवालिया तो पहले भी जनता का मजाक उड़ा चुके हैं। खुद 32 लाख के टॉयलेट यूज करने वाले कहते हैं कि 28 रुपए में आप काम चलाइए रोजाना का। जी, यही तो इनका खेल है, और इसी को हम लोग को समझना होगा कि किस तरीके से इन आंकड़ों के आधार पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और जब ये बात प्रधानमंत्री अपने 15 अगस्त के भाषण पर, स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर अगर लोगों को ये कहते हैं तो ये वाकई में एक बहुत सोचने वाली बात बन जाती है। जी अमित, एक और सवाल, क्या महंगाई दर में जो कटौती हो रही है, गिरावट हो रही है, उसके बाद आम आदमी उम्मीद कर सकता है कि कर्ज अब सस्ता होगा? हाँ, इसका एक थोड़ा सा हमारी कुछ एक बैंकर्स से बात हुई थी, तो वो बता रहे हैं कि महंगाई दर में कटौती के साथ भी कर्ज को सस्ता होने की थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई है। जी। आने वाले टाइम में अगले सितंबर में RBI की मिड टर्म पॉलिसी है, और जो महंगाई दर, क्योंकि RBI पहले ही महंगाई को लेकर के अपनी चिंता जता चुका है। अपनी पिछली जब इन्होंने इस वित्त वर्ष की शुरुआत में जब अपनी मौद्रिक नीति जारी की थी तो इसमें गवर्नर सुब्बा राव ये साफ साफ जता चुके थे कि उनका पहला कदम जो रहेगा वो महंगाई को काबू में करना रहेगा। अब जब अगर आंकड़ों में ही सही स्थिति सामने तो नजर आ नहीं रही है, लेकिन आंकड़ों में से अगर महंगाई दर गिरी है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मिड टर्म पॉलिसी में रिजर्व बैंक इस पर कुछ आपको राहत दे सकता है, और बैंक उसके आधार पर कुछ कर्ज को सस्ता करने की सोच सकते हैं। जी शुक्रिया अमित, तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि अमित बता रहे थे, एक और राहत की, जो कागजी राहत की उम्मीद है वो ये है कि अब जल्द कर्ज सस्ता होगा। लेकिन सवाल जस का तस बरकरार है कि अश्विनी, तुम्हारा ये आकलन बिल्कुल गलत है। ये आकलन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है हाउसिंग जो लोन की, वो इसलिए कतई नहीं घटेगी कि उसकी मुद्रास्फीति की दर घट रही है। वो इसलिए घटेगी क्योंकि जो आवास क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र में जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है। स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इन सब के लिए एक ठहराव की स्थिति आ गई है। इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि यदि लोनिंग की स्कीम को और सरल नहीं किया जाएगा, दूसरा इसकी इंटरेस्ट रेट को नहीं घटाया जाएगा, जिस तरह से नेगेटिव साइड में गई है आवास की जो सरकार की नीति है, इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए, इसका कहीं भी महंगाई से संबंध नहीं है। और पहली बात तो यह है कि
ऋण जरूर, ब्याज जरूर कम हो जाएगा, लेकिन जो मार है, स्टील के दाम है, सीमेंट के दाम है, या और तमाम बजरी से लेके और तमाम चीजों के दाम है, उसमें आम आदमी चोट खाएगा। इसलिए इसका कोई संबंध नहीं है सीधा। बिल्कुल, खाने पीने की चीजें हैं, घर महंगा हो रहा है, लेकिन बात ईंधन की भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ये भी एक गलत फहमी हमें जनता को बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी को जो आवास का सपना है, वो सपना ही तब तक रहने वाला है जब तक कि सरकार जमीन से नहीं जुड़ जाती है, हवा में उड़ती रहेगी, तब तक सरकार आम आदमी को आवास नहीं उपलब्ध करा बिल्कुल, सरकार तमाम दावे कर रही है। ऐसे में आम आदमी की जो जरूरत की चीज है ईंधन, वो भी महंगा होता नजर आ रहा है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महंगाई इस तरह से बढ़ रही है कि जनता की जान निकल रही है। सब्जी, खाद्य पदार्थ, ऊर्जा, सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ महंगाई है। ये महंगाई आम लोगों पर चौतरफा हमला कर रही है। सरकार के फैसले से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ऊर्जा के साधनों पर जबरदस्त महंगाई छाई हुई है। जैसे ही कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, सरकार तेल की कीमतों को बढ़ा देती है। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं, तो सरकार पैसे कम करने लगती है। दरअसल तेल कंपनियों को संकट से बचाने के लिए सरकार देश की जनता को संकट में डाल देती है। पेट्रोल और डीजल के अलावा सरकार इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा के दूसरे साधनों पर भी बार बार दाम बढ़ाती रहती है। वास्तव में आम पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो ये इस तरह से बढ़ी है कि पिछले 2 साल में इसकी कीमत दुगनी हो गई है। 2009 से 2012 के बीच में ये पेट्रोल की कीमतें 25 बार बढ़ाई जा चुकी हैं, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। वास्तव में ये एक सोचनीय पहलू है कि आखिर क्यों सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में नाकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दरअसल प्रधानमंत्री का दावा है, लेकिन राहत किसी भी ओर से नहीं है। खाना, सब्जी और ईंधन, हर ओर महंगाई का असर है। प्रताप जी, मुझे एक बात याद आती है कि जैसे कभी कोई गुजरे जमाने की बात, काफ़ी पुरानी बात होती है, तो घर में बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि हमारे वक्त में ऐसा हुआ करता था। लेकिन जब मैं अपने छोटे भाई से बात करता हूं, तब मैं कहता हूं कि पढ़ाई के वक्त जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तो पेट्रोल 24 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर हुआ करता था। तो मतलब ये मजाक सी बन गई। एक वो चीज़ सपना सा हो गया, एक सोचने में जो चीज़ है सोच से बाहर हो चुकी है कि कभी पेट्रोल, आज के महज 5-6 साल पहले पेट्रोल 20 रुपए लीटर था। सरकार की कहीं भी लगाम नहीं है, पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया है। आम आदमी के नाम लेके जो सरकार आई, उसने सारे के सारे सेक्टर खास लोगों के लिए खोल दिए, और आज हमारी जीडीपी बढ़ रही है। जो भी जीडीपी बढ़ रही है 6.5 से लेके 10 पॉइंट तक गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आम आदमी की भागीदारी कितनी है। क्या 32 करोड़ लोग जो भूखे लोग हैं उन तक भोजन पहुंचा है? क्या 80 करोड़ गरीब लोगों की गरीबी दूर हुई है? क्या 40 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिला है? ये सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर में 115 करोड़ देश के लोग आज भी समस्याओं से ग्रस्त हैं, आज भी अभावों से ग्रस्त हैं, आज भी परेशान है, संकट है। किसी के पास आवास नहीं है तो किसी के पास शिक्षा के लिए धन नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है तो किसी के पास कपड़ा नहीं है। आज भी ऐसी स्थिति है, और खींच खांच के कैसे भी 115 करोड़ लोग आज अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जब ये दावे करती है तो बड़े हास्यास्पद होती है कि आखिर में वो किस तरह से ऐसे दावे कर देती है कि नहीं नहीं भाई, हमने महंगाई बहुत घटा दी है, अब आपको बहुत राहत दे दी है। ये मजाक नहीं लगता? पेट्रोल, डीजल, कोयला महंगा और बिजली भी महंगी हो चुकी है, तो कहां से घटेगी महंगाई? सरकार इसकी ओर बिल्कुल जो मूलभूत चीज है, ऊर्जा आज एक आम जरूरत की चीज। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ऊर्जा बहुत जरूरी हो गई। आज ऊर्जा के बिना रोटी